नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस का जो पेंशन सिस्टम है उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। केवल पेंशन सिस्टम ही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और इस बारे में एक एक करके कदम उठाया जा रहे हैं। देखिए, परिवर्तन एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर चेंजेस को हम एक्सेप्ट नहीं करते तो आज हम जिस भी हालत में है यहाँ तक नहीं पहुँचना था। एक समय एक जवान का अपना खुद का फोर व्हीलर होना एक सपना था, पर आज देखिए कोई भी जवान एक फोर व्हीलर खरीदने का हैसियत रखता है। सो फ्रेंड्स, ये जो बदलाव आया हुआ है, चाहे वो जवानों का ऑफिसर्स जेसीओ जवानों का पर्सनल लाइफ में हो या फिर इंडियन डिफेंस स्ट्रक्चर में हो, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्ची है उसमें एक ऑफिसर्स जेसीओस एंड ओवर हर एक का अलग अलग रोल, कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज वहाँ पे फिक्स किया गया और इनका जो इंटर पर्सनल रिलेशन जो है, ये रिलेशन में भी काफ़ी बदलाव आया हुआ है। सेना में बहुत सारे बदलाव का साथ साथ ये भी चेंज होना जरूरी है कि ज़्यादातर सेना का जवानों को मिडिल एज में अपना नौकरी छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरा एक नौकरी ढूंढना पड़ता है। और आज का ज़माना में जो कम्पिटिटिव एज है, इस ज़माने में बहुत मुश्किल है एक दूसरा नए करियर सिविल में शुरू करना। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे क्या है वो न्यू डिफेंस पेंशन पॉलिसी सिस्टम ऑफ आर्म फोर्सेस। ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल में ऐसे क्या है जिस वजह से फौजी महल में काफ़ी खलबली मचा हुआ है। क्या है इस प्रपोजल में, क्या होगा ऑफिसर्स जेसीओस और जवानों का भविष्य इस प्रपोजल से। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, गवर्नमेंट इसको स्वीकार कर लेते हैं और सभी स्टेक होल्डर्स इसको मान लेते हैं, फिर क्या होने वाला है जवानों का, जेसीओस वार का और ऑफिसर्स का कैरियर में, क्या होने वाला है एक सर्विसमैन का पेंशन में, ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पर फ्रेंड्स, मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो चेंजेस इंडियन आर्म फोर्सेस में लाया जा रहा है, जो प्रपोजल, इस प्रपोजल क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये जो लेटर इशू हुआ है, इस लेटर को इशू किया गया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स सेक्रेटरीट से, जिस डिपार्टमेंट का हेड है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जनरल बिपिन रावत साहब। तो इनका अध्यक्षता में जो लेटर इशू हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लेटर में दिया हुआ 3 प्रपोजल है। ये प्रपोजल है ऑफिसर्स जेसीओस एंड अदर रैंक्स ऑफ आर्म फोर्सेस का पेंशन एंड रिटायरमेंट एज को लेकर। इस प्रपोजल में 3 डिफरेंट एस्पेक्ट है। ये तीनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है अब देख लेते हैं। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज ऑफ ऑफिसर्स, लेस एमएनएस एंड एएमसी। एमएनएस जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस और आर्मी मेडिकल कोर का ऑफिसर्स को छोड़कर बाकी सभी विंग्स का, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का सभी रैंकों का ऑफिसर्स का जो रिटायरमेंट एज है इसमें आ रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रपोजल है। नेक्स्ट प्रपोजल नंबर 2, यह है इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज ऑफ जेसीओस वार ऑफ लॉजिस्टिक, टेक्निकल एंड मेडिकल ब्रांच, जैसे कि एएमसी, एओसी, ईएमई, ये सब डिपार्टमेंट जिनका रोल डायरेक्ट फाइटिंग नहीं है, यानी कि वो इन्फेंट्री या फिर आर्म्स का अंतर्गत नहीं है। ऐसे जो डिपार्टमेंट है इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के अंदर, जैसे मेडिकल है, ऑर्डिनेंस कोर है, ईएमई है, सप्लाई कोर है, ये सभी डिपार्टमेंट का जो जवान और जेसीओस है, इनका रिटायरमेंट एज का भी बढ़ाए जाने की बात किया जा रहा है। नंबर 3 है पेंशन एंटाइटलमेंट ऑफ प्रीमेच्योर रिलीज। ये प्रीमेच्योर रिलीज का जो पेंशन एंटाइटलमेंट है, अभी तक
प्रीमेच्योर जाने की वजह से पेंशन में कोई कटौती नहीं होता है, यानी कि पेंशन का जो सीधा सा फॉर्मूला है कि 50% ऑफ प्रेजेंट बेसिक पे वो आपको मिलता है। आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने से भी आपको मिलता है, यानी कि आपको फुल पेंशन मिलता है। अब ये जो प्रपोजल दिया हुआ है इसमें काफ़ी पेंशन का कटौती का बात किया गया है। तो आज एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं प्रपोजल्स को। समय ना बिताते हुए देख लेते हैं प्रपोजल नंबर 1। फर्स्ट प्रपोजल जो है इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज। जैसे कि आप लेटर का फर्स्ट पैरा में आप देख सकते हैं, ये जो रिटायरमेंट एज का बढ़ाने की प्रपोजल है ये ऑफिसर्स के लिए लेस एमएनएस एंड एएमसी, जिसमें ये बताया गया कि कर्नल रैंक तक का जो ऑफिसर्स है और बाकी नेवी एंड एयरफोर्स का जो इक्विवेलेंट रैंक है, इन ऑफिसर्स का रिटायरमेंट एज बढ़ाया जा रहा है। 54 पहले था, अब 57 ईयर्स किया जा रहा है। सिमिलरली ब्रिगेडियर एंड इक्विवेलेंट रैंक ऑफ अदर विंग्स का 58 ईयर्स तक का रिटायरमेंट एज बढ़ाया जा रहा है। मेजर जनरल का 59 एंड लेफ्टिनेंट जनरल ऑनवर्ड्स के लिए कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जो रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात किया जा रहा है इससे ऑफिसर्स को फायदा होगा और सेकेंड कैरियर के लिए इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग जो है फुल सर्विस करके रिटायर हो पाएंगे। इससे क्या है, सेकेंड कैरियर का कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगा। और दूसरी बात, इंडियन आर्म फोर्सेस को भी फायदा ये होगा कि एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को रख पाएंगे, जिससे इंडियन आर्म फोर्सेस और भी समृद्ध होगा और भी उनका सर्विस को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये था फर्स्ट प्रपोजल। सेकेंड प्रपोजल ये है कि जेसीओज वार का जो इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज, जेसीओज वार का जो रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात किया जा रहा है, उसमें प्रपोजल ऐसा है कि जो लॉजिस्टिक, टेक्निकल एंड मेडिकल ब्रांच है, इन सभी ब्रांचेस का जो रिटायरमेंट एज वो होगा 57 ईयर्स, जो कि अभी का सिस्टम चल रहा है कि आपका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मुताबिक और लेटर ऑन जो प्रमोशन होते जाता है ऐसे ही आपका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भी बढ़ते जाता है। पर इस लेटर का ये जो प्रपोजल है इसका मुताबिक एक फिक्स जो है सुपर एनिएशन का एज फिक्स किया जा रहा है, वो है 57 ईयर्स। तो यानी कि एएमसी, एओसी, ईएमई, एएससी और इस टाइप का जो एयरफोर्स और नेवी का जो कोर एंड सर्विसेज है, विंग्स का, इन डिपार्टमेंट्स का जेसीओज वार 57 ईयर्स तक फौज का नौकरी कर पाएंगे। इसे फोर्स है इनके लिए क्यों नहीं। देखिए, जैसे कि जो वर्क प्रोफाइल है आर्म फोर्सेस का, यहाँ पे लड़ाई करने के लिए मेडिकली फिट यंग ब्लड चाहिए, फौज को यंग ब्लड चाहिए और फौज का जो प्रोफाइल है वो यंग प्रोफाइल को मेंटेन रखने के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ज़्यादा एज का जेसीओज और जवानों को उस पर शामिल किया जाए, जिस वजह से अभी तक का जो निर्णय है उस हिसाब से इन्फेंट्री एंड अदर आर्म्स का, जैसे कि कोर ऑफ सिग्नल्स हो गया इस टाइप का, और जो इन्फेंट्रीज हो गया, आर्टिलरी हो गया, इनका जो जवान और जेसीओज है इनका रिटायरमेंट एज का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनका जो रिटायरमेंट एज कुछ सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है, पर अभी ऐसे कोई विचार नहीं है। अब आते हैं प्रपोजल नंबर 3। प्रपोजल नंबर 3 जो है प्रीमेच्योर रिलीज पेंशन, यानी कि पीएमआर, जो अपना समय सीमा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा होने से पहले जो रिटायर करते हैं उनका पेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि उनका पेंशन मिलने का जो रेट ऑफ पेंशन है सेम एज ऑफ सुपर एन्यूशन, यानी कि आप नौकरी खत्म होने के बाद आपका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट खत्म होने के बाद आपको जिस हिसाब से पेंशन मिलता है, आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने से भी आपको वही हिसाब से पेंशन मिलता है, यानी कि 50% ऑफ योर बेसिक पे। पर अभी जो प्रपोजल दिया गया है इस प्रपोजल में क्लियर बताया गया है कि 20 to 25 ईयर्स ऑफ सर्विस के अंदर अगर आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो 50% ही पेंशन आपको मिलेगा, यानी कि आपको जो फुल पेंशन मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, आपको आधा पेंशन मिलेगा। सिमिलरली 26 से 30 ईयर्स तक सर्विस का बीच में आप अगर
प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेंगे तो आपको 60% ऑफ एंटाइटल पेंशन मिलेगा, और 31 से लेकर के 35 ईयर्स का बीच में आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको 75% ही एंटाइटल पेंशन का मिलेगा। और 35 साल से ज़्यादा सर्विस अगर आप कर लेते हैं तभी आपको फुल पेंशन मिलेगा। पर जैसे कि आप जानते हैं 20 ईयर्स का जो मिनिमम सर्विस लेंथ जो दिया गया है ये नॉट एप्लीकेबल टू जेसीओजवार। अभी तक का आप जानते हैं कि कोई भी जेसीओजवार 15 ईयर्स में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा सकता है। तो आपको इस लेटर का जो प्रपोजल है, इसका जो मोडालिटीज़ है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फुल्ली टारगेट किया गया ऑफिसर्स के ऊपर, क्योंकि ऑफिसर्स का जो मिनिमम सर्विस फॉर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट 20 ईयर्स होता है और एक ऑफिसर्स 35 ईयर्स तक सर्विस भी कर सकते हैं। पर जेसीओजवार के लिए अभी तक ये प्रोविज़न नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में जब ऐसी प्रोविज़न हो जाएगा तो ये रूल जेसीओजवार के लिए भी लागू होगा, पर इस समय ऐसी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डोंट वरी, जेसीओजवार के लिए ये रूल नहीं बना है। पर इस रूल का बनाने के पीछे जो कारण है ये भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि इस प्रपोजल में बताया गया कि हर साल एक बहुत बड़ी संख्या में लोग बोर्डेड आउट होते हैं, यानी कि ये बोर्डेड आउट होने का कारण है मेडिकल बोर्ड आउट हो जाते हैं या फिर सुपर एनुअल हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंसीज। तो जैसे कि कोई लो मेडिकल कैटेगरी हो जाता है तो उनको शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट नहीं दे पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सच वैकेंसीज, तो उनको बोर्ड आउट करना पड़ता है। तो एक बड़ी संख्या में लोगों को बोर्ड आउट करना होता है हर साल। ये एक सर्विस रेस्ट्रिक्शन है हमारा डिफेंस फोर्सेस का। और सिमिलरली कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे कोई अपने जॉब में, अपने जॉब प्रोफाइल में हाईली स्किल्ड है और उनका जो स्किल है उस हिसाब से उनको लगता है कि वो अगर अपना जॉब स्विच ओवर करेंगे, दूसरे सेक्टर में जाके काम करेंगे तो वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, उनका अर्निंग और ज़्यादा हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके दूसरे जगह में ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि फौज छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्किल्ड मैन पावर फौज से चले जाने के वजह से फौज का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होते जाता है। फौज इनरिच होने के बजाय फौज का जो एफिशिएंसी है उसमें बहुत ही इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। जैसे कि आपको बताया कि 35 ईयर से पहले अगर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको फुल पेंशन नहीं मिलेगा। पर ये कितना सही है और कितना गलत है ये तो वक्त ही बताएगा। इंडियन आर्म फोर्सेस में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक बनाया गया है ये जो कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश पीरियड था, उसी को फॉलो करके ही बनाया गया और उस सारे रूल्स में बहुत सारे बदलाव अभी तक किया गया। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे बदलाव नहीं भी किया गया। तो आज जहाँ पे जो ऑफिसर्स एंट्री बहुत सारे वेज में ऑफिसर्स एंट्री होता है, जैसे एसएससी एंट्री है, यूनिवर्सिटी एंट्री है, टेक्निकल एंट्री है, बहुत सारे एंट्री का नॉर्म्स है, एंट्री का वेज है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए और अपना डिफेंस फोर्सेस को और रिच बनाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, इनका स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए जो भी स्टेप लिया जा रहा है सोच समझ के ही लिया जा रहा है। पर केवल मात्र हम टेक्निकली सोचेंगे तो हर चीज़ का सलूशन नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें हमें केवल मात्र टेक्निकल माइंड से सोचने से 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें आपको दिल से भी सोचना होता है, क्योंकि ऐसे बहुत जगह होते हैं जब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, उस सिचुएशन पर अगर किसी अफसर्स को या जेसीओजवार को रिटायरमेंट लेना पड़ता है, रिटायरमेंट लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, तो उस सिचुएशन में अगर पेंशन में कटौती होता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट सामने हाजिर हो जाता है। ना तो फौज को छोड़ पाते हैं, ना ही फौज में सर्विस ठीक से कर पाते हैं। इससे दोनों तरफ से नुकसान है।
इससे क्या होगा, आर्म फोर्सेस का प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगा और जो बंदे जो काम कर रहे हैं वो अपने पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाई भी नहीं हो पाएंगे। देखिए, जो पर्सनल एंड ऑफिसर्स का मोरल स्टेट पर डिपेंड करते हैं किसी ट्रूप्स का स्ट्रेंथ। फोर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहले उनका मोरल पे ध्यान देना है। अगर आप उनका मोरल ही डिमोरल कर देते हैं तो आप जो स्ट्रेंथ का बारे में सोच रहे हैं, जो सुपर स्ट्रांग सुपर यंग फौज के बारे में सोच रहे हैं, वो सपना एक दिन सपना ही रह जाएगा। इसलिए जो अथॉरिटी है इनको एक बार फिर से इस विषय पर सोच विचार करना चाहिए। क्या जो निर्णय लिया जा रहा है ये सही है? क्या इसमें कुछ और प्रावधान जोड़ने की जरूरत नहीं है? ये सब चीज सोच विचार करके ही उम्मीद है कि फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि ये जो आप लेटर देख रहे हैं ये जस्ट एक प्रपोजल है और इस प्रपोजल पर सभी स्टेक होल्डर्स का एग्रीमेंट भी जरूरी है। सब स्टेक होल्डर्स अगर एग्री होंगे तभी ये फाइनल जाके ऑर्डर बन पाएगा। उम्मीद है कि इस प्रपोजल में काफ़ी मॉडिफिकेशन आएगा और ऐसे एक बैलेंस स्टेट में आएगा, ऐसे एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा जिससे कि इंडियन आर्म फोर्सेस को और इंडियन आर्म फोर्सेस का ऑफिसर्स एंड जवान सभी फायदे में रहेंगे और इंडियन आर्म फोर्स दुनिया का स्ट्रांगेस्ट आर्म फोर्सेस बनकर रहेगा। इसी उम्मीद का साथ इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे ऐसी कोई इम्पोर्टेंट विषय पर आपका जानकारी के लिए बता देते हैं कि एवरी संडे 8:30 PM लाइव डिस्कस कर सकते हैं। आपका एक्स सर्विसमैन का रिलेटेड, पेंशन का रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आप लाइव डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए।